नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे पास दो केस स्टडी हैं। ये मैं केस स्टडी उन बच्चों के डालता हूँ जिन बच्चों ने जब भी किसी भी कंट्री में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये वाली जो वीडियो है, जो हम फ्यूचर वाले क्लाइंट हैं या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो किसी भी बच्चे ने फॉरेन कंट्री में जाना है, तो उसको इस टाइप की चीज़ों की प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो ये बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है, स्वीडन से रिलेटेड है और डेनमार्क से रिलेटेड है। तो इसमें केस स्टडी में क्या है कि बच्चा ऑलरेडी स्वीडन में पहुंच चुका है, स्वीडन के अंदर। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, प्री बैचलर प्रिपरेशन प्रोग्राम और प्री मास्टर प्रिपरेशन प्रोग्राम ऑफ स्वीडन। तो उस वीडियो को देखने के बाद हमारे कुछ बच्चों ने अप्रोच किया, मतलब मेरे पास तो एक बच्चे ने अप्रोच किया जो ऑलरेडी स्वीडन में पहुंच चुका है। वहां पर जाने के बाद उसने ये प्रॉब्लम फेस की है और मुझे बताया कि सर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इस प्रॉब्लम से निकालें आप किसी भी तरीके से। तो जब वो प्रॉब्लम मैंने देखी, स्टडी की, तो स्टडी करने के बाद फिर मैंने एनालाइज़ किया कि यार इट इज़ रियली वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर प्रोस्पेक्टिव, और जिन बच्चों ने इन फ्यूचर में स्वीडन में जाना है तो उनको ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। किनको? जो प्री बैचलर और प्री मास्टर वाले बच्चे हैं। तो इन दोनों की मैंने टर्म बताई थी, 2.5 और 3 मीन्स 3 मंथ से लेकर 9 मंथ का ये प्री प्रोग्राम लगता है वहाँ, अगर स्वीडन में जाना है। किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों की यहाँ पर जो स्टडी 12 साल की है, जिन्होंने +2 के बाद जाना है, जहाँ वो बच्चे जिनकी यहाँ पे बैचलर 3 साल की है, उन्होंने मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है, तो उनको ये प्रोग्राम करना पड़ता है स्वीडन जब उन्होंने जाना है। तो बट इसके अंदर कुछ लूपहोल्स हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर स्पाउस को वीज़ा नहीं मिलता। एक तो ये लूपहोल है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है इस बच्चे के साथ। तो इस बच्चे ने अपना स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया था उस एजेंट के पास। उस एजेंट के पास जब इसने अपना ये वीज़ा अप्लाई किया तो एडमिशन तो नहीं आया, क्योंकि 3 साल की थी इसकी बैचलर मास्टर में डायरेक्टली। तो उस एजेंट ने इसको वहाँ पे प्री प्रोग्राम के लिए भेज दिया है, प्री ये मास्टर डिग्री करने के लिए, प्री मास्टर प्रिपरेशन प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पर। और ये बता दिया कि आप अपने जो स्पाउस को वहाँ जाके बुला लेना जब आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाएगा। वो मिलना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वहाँ पे रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे टैक्स नंबर नहीं मिलता। जब टैक्स नंबर नहीं मिलता तो आप ला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ वहाँ पे स्वीडन के अंदर। अच्छा, चला गया। जाने के बाद अभी वहाँ पर बच्चे को गए हुए 6 मंथ हो चुके हैं, प्रोग्राम आगे कर रहा है बेचारा। इधर स्पाउस उसका यहीं पर इंडिया में बैठा हुआ है। दोनों टेंशन में है। आपको समझ तो है ही है जब हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जो कि मतलब उनका कैरियर ही स्पॉइल हो चुका है, मतलब स्पाउस और हस्बैंड का। स्पेशली न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड में बच्चे चले गए हैं, स्पाउस को बुलाना है, स्पाउस को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। उसकी बड़ी न्यूज़ आती रही कि न्यूजीलैंड ने मतलब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन स्पाउस की रिजेक्ट की हैं, चाहे वो स्टूडेंट डिपेंडेंट है, चाहे वो वर्क पर न्यूजीलैंड के अंदर उनको। तो उन्होंने भी अप्रोच किया था क्रॉन इमिग्रेशन में। तो उनके केसेस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार साल हो गया वहाँ पर बैठी हुई उसकी बेचारे का स्टूडेंट, और स्पाउस यहाँ पे रुल रहा है, और महंगाई कितनी है वहाँ पे, काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि दोनों जब सेपरेट होते हैं। इसी तरीके से यूके का भी बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसे आए हैं। बच्चे पहुँच गए हैं, पहुँचने के बाद स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शंस मिल रही हैं। इसी तरीके से कनेडा के ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास। सुन लीजिए ये केसेस क्या है, वो भी केस स्टडी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें आपने प्रिकॉशंस लेना है। वहाँ पर भी स्पाउस केसेस को स्टूडेंट वीज़ा के नाम पर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बहुत सारे कंसल्टेंट करते हैं। तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि जो कनाडा का ओपन वर्क परमिट है स्पाउस का, उसका सक्सेसफुल रेट बहुत ही कम है, निग्लिजिबल टाइप का है। तो ऐसे भी केसेस आए हैं, स्टूडेंट पहुँच गया है कनाडा में, तो स्पाउस का वीज़ा पीछे अप्लाई कर रहे हैं, बार बार अप्लाई करने के बाद भी वीज़ा नहीं मिल पा रहा, और इवन उसके ऊपर 5-5 साल का बैन लग गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बच्चे ने पहले भी कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, उसके बाद ओपन परमिट जब अप्लाई किया तो वे टूरिस्ट वीज़ा की पिछली इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। जहाँ उसने पहले कोई वीज़ा अप्लाई किया था यूएसए का, वो रिफ्यूज़ हो गया था। वो
फॉर्म के अंदर यूएसए की जो रिफ्यूज़ल मेंशन नहीं किया और बच्चों के ऊपर 5-5 साल के बैन लग गए। और वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो इतना डिस्टर्ब है, ना स्टडी हो रही है, वहाँ पर जाने के बाद उसको वर्क परमिट भी मिल चुका और पीआर भी मिल चुकी, यहाँ पर 5 साल का बैन लगा हुआ है। और जब तक वो बैन रिमूव नहीं होता तब तक वो कनाडा नहीं एंटर कर पाएगा। और ऐसे ऐसे और उन्होंने अपने जो बैन के लिए अपनी रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू भी डाली है, इवन वहाँ की फेडरल कोर्ट में अपील भी की कि इस बैन को रिमूव किया, तब भी वो बैन नहीं रिमूव। और दोनों मतलब रोते हैं जब मेरे पास मैसेज आते हैं ना, उनके व्हाट्सअप पर लिख लिख कर भेजते हैं, तो हमें भी रोना आ जाता है। तो ऐसा ही ये केस है स्वीडन के ऊपर, सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हम वो केसेस को केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए। तो अभी ये बच्चा वहाँ पर स्वीडन में पहुँच चुका है, वहाँ पे प्री मास्टर अपनी कर रहा है। उसकी जो फीस मैं फिर बता दूँ 18,000 यूरो की है। 18,000 यूरो मतलब 15 लाख की फीस देकर वहाँ पे चला गया है प्री मास्टर करने के लिए। स्पाउस साथ में नहीं गया है क्योंकि उसके एजेंट ने उसको मास्टर में तो एडमिशन नहीं दिलवाई। अगर मास्टर में एडमिशन आ जाती तो स्पाउस साथ में अकॉम्पनी कर लेता। अभी 15 लाख की फ़ीस है, चाहे आपने प्री मतलब 10 लाख से लेकर 18 लाख की फ़ीस है, चाहे वो प्री आपकी बैचलर प्रिपरेशन प्रोग्राम चाहे प्री मास्टर है। तो वो फीस देने के बाद वहाँ पे अभी रो रहा है। अभी कह रहा है कि सर मेरी यहाँ पे 6 मंथ की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, ना तो एजेंट फ़ोन उठाता है, ना आगे कोई बंदा कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है आगे करना क्या है। क्योंकि अभी इस बच्चे को जब तक वहाँ पर मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं मिलता, उसकी रेजिडेंसी एक्सटेंड नहीं होती मास्टर डिग्री के ऊपर, तब तक उसका स्पाउस यहाँ से अकॉम्पनी नहीं कर पाएगा। और कितनी बड़ी इसके अंदर फीस इन्वॉल्व है ये देखने की कोशिश करें। मैंने फिर बता दिया, हम जब भी मेरे पास कोई केस आता है तो सबसे पहले मैं उसकी फ़ीस के ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ कि यार इनका काम तो सॉल्व हुआ नहीं है। 15 लाख रुपए हमने यूनिवर्सिटी को भी दे दिया, स्पाउस फिर यहाँ पे रुल रहा है, वो वहाँ पे रुल रही है, तो फिर क्या इसमें फ़ायदा हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है। अभी मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, जब भी हमारे पास कोई भी केस आता है सबसे पहले मैं उसके अंदर मिनिमम रिस्क देखता हूँ क्लाइंट का, जिसमें मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर आपके पास ऐसा केस आया था, इट मीन्स इसके एजेंट को जहाँ तो अकल नहीं थी ना जहाँ उसको नॉलेज नहीं थी। अगर ये केस उसके पास आया था तो पहले तो वो उनको ये चीज़ के बारे में डिस्क्लोज़ करता कि आपको ऐसा होगा, क्योंकि मैंने उसको जो डिस्क्लोज़ करना था बिफोर रजिस्टरिंग द केस, ये नहीं है कि वीज़ा के बाद बताना था। अभी ये बेचारी वहाँ पे रो रही है कि सर मैं आगे क्या करूँ, हमें पता नहीं लगता कि मैंने मास्टर अभी अप्लाई कैसे करनी है, इनसाइड स्वीडन में बैठी हुई है। और इधर स्पाउस का फ़ोन आ रहा है, सर हमारा कुछ करिए, आपकी वीडियो देखी थी कि आप बड़े एक्सपर्ट हैं स्वीडन के बारे में, सर हमें बताइए अभी हम करें तो करें क्या। जब सुनता हूँ कि आपने 15-16 लाख 20 लाख रुपया तो ख़राब कर दिया हुआ है, अभी मैं क्या करूँ। इस केसेस में हमने क्या करना था, मेरे पास आता तो देन मैं पहले यही समझाता कि ये प्रॉब्लम आनी है, आप मत जाओ पहले तो 15 लाख रुपया फीस दे के सिर्फ एक जना, इतने पैसे खर्चने हैं, तो आप हमारे पास और कंट्री के ऑप्शन है, आप डेनमार्क में डाल लो, डेनमार्क में आपका हो जाएगा, आप फिनलैंड में डाल लो, फिनलैंड में आपका केस हो जाएगा। फिनलैंड में नहीं है तो मैं एस्टोनिया में भेज देता हूँ, एस्टोनिया में भी आप 3 महीने के बाद अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। बट उसने बस अपनी फ़ीस के चक्कर में उनका 15 से 20 लाख रुपया मतलब फंसा दिया, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। तो अभी मैंने बेचारी का केस वहाँ पर लिया है, लेकिन फिर मैंने बता दिया इट इज़ नॉट माई गारंटी, वर्ड बता दिया मेरी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले मैं आपका भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाता हूँ मास्टर में, वहाँ पर पहले मुझे वहाँ के स्वीडन के ये डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बाद फिर मैं रेजिडेंसी के लिए भी असिस्ट करूँगा। जब हो जाएगी तो देन मैं आपके स्पाउस का केस पाऊँगा, बट इट इज़ नॉट माई गारंटी, आई कैन ओनली असिस्ट यू। ये इसके अंदर एक्सपेंसेस आएंगे और ये है। तो अभी इन्होंने मेरे साथ अपना केस रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसी तरीके से मेरे पास एक डेनमार्क का केस भी ऐसा ही आया है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। डेनमार्क के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरी डेनमार्क की देख लीजिए कि डेनमार्क एम्बेसी में अगर आपने वीज़ा लेना है तो वहाँ पर इंटरव्यू मैंडेटरी है। किसके लिए? यहाँ पर एम्बेसी के अंदर। और डेनमार्क एम्बेसी में कम से कम 30 से लेकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 1 घंटे से लेकर 1.5 या 2 घंटे की इंटरव्यू चलती हैं जब स्टूडेंट ने यहाँ पर जाना है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसी बच्चे का मैं केस लेता हूँ जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से घुमा के पूछना है, इंग्लिश समझ नहीं आती तो जवाब क्या देगा, वो तो केस हम वैसे ही अवॉइड कर देते हैं चाहे उसके 6 बैंड क्यों ना हो। मैंने फिर बता दिया उसी बच्चे का केस लेते हैं। और इसके एजेंट ने कैसी स्टूपिड थिंक की है, और ये हमारे पास केस आया है, बड़ा सरप्राइज डाला। इसका डेनमार्क का रिसेंटली केस
स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ड है, आपने भी ये प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपने डेनमार्क में जाना, अगर आपका केस ऐसा है, आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तब भी आपने अपना डेनमार्क का केस अप्लाई नहीं करना। तो और डेनमार्क का वीज़ा सक्सेसफुल रेट इट इज़ वेरी वेरी गुड, 90% वीज़ा सक्सेसफुल रेट है डेनमार्क का। अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको मोर देन 95% का वीज़ा सक्सेसफुल रेट देंगे। बट मैं केस लेने से पहले बच्चे की एबिलिटी चेक करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, तभी मैं केस लेता हूँ। तो या बच्चे के तो कुछ 6 बैंड है तो तभी पाएंगे, जब पीटी 6 बैंड के इक्वलेंट है, मोर देन 50 है तो तब केस पड़ेगा। तो बच्चे ने देखो IELTS की हुई है, पीटी किया हुआ है, 52 या 53 उसमें पीटी में है, ये किसी से अप्लाई किया था, अभी रिफ्यूज़ हो गया, फिर हमारी वीडियो पढ़ते आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल और लैक ऑफ नॉलेज और कॉन्फिडेंस नहीं है स्टूडेंट के अंदर। जब मैंने स्टूडेंट से बात की तो मैंने कहा अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं इतनी जो आपका नुकसान हुआ है, इतने पैसे ख़राब किए हैं, ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करनी थी। आइदर आपने IELTS किया है या नहीं किया, IELTS मैंडेटरी तो है ही है। तो फिर मैंने कहा, मैंने केस सजेस्ट करना था डेनमार्क में डालना चाहिए था कि नहीं। और देखिए बच्चे ने जो केस अप्लाई किया और साथ में स्पाउस भी है। जब स्पाउस होता है तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ख्याल रखिए, ये चीज़ें वो ही बता सकते हैं जो टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि स्पाउस के साथ मुझे 90% का कॉन्फिडेंस होता है तो मैं फिर 100% कॉन्फिडेंस अपने आप में रेज करता हूँ, क्योंकि अभी स्पाउस साथ में है तो अभी बहुत उल्टे सिल्टे क्वेश्चन पूछेगा वीज़ा ऑफिसर इससे। और बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो तभी केस डालना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर भी कम से कम भी जब हम केस डालते हैं तो एम्बेसी फीसिस का 75 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी एम्बेसी फीसिस हैं स्पाउस के साथ डालना है तो डेनमार्क के अंदर। तो मैंने फिर बता दिया, आपका जो अगर कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो सबसे पहले केस की असेसमेंट और कैंडिडेट की सिलेक्शन करता है, उसके बाद ही केस और सजेशन करता है कौन सी कंट्री में डालना है। तो अगर आपने डेनमार्क में भी केस डालना है तो एक बार आप अपने इंटरनल साइड में झांक कर देखिए कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, एटलीस्ट आपको इंग्लिश आती है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है। स्पाउस के साथ डालने हैं तो मैंने सारे प्रिकॉशन लेने हैं। स्पाउस के बारे में कई कुछ पूछना है, आपके सिलेबस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, डेनमार्क के सिटी के बारे में बहुत कुछ पूछना है। अगर आपको ये नहीं पता लगता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर भी आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे। तो हमारी क्वालिटी क्या है क्रॉन इमिग्रेशन की, जब भी हम किसी भी कंट्री का केस लेते हैं तो मैं फर्स्टली आते ही जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो फर्स्टली मैं उसका लेवल चेक करता हूं, उसके परसेंटेज चेक करता हूं, उसका IELTS चेक करता हूं, उसके बाद मैं कंट्री सजेस्ट करता हूं कि इसको कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए, इसका बजट क्या है, स्पाउस के साथ जाना है, विदाउट स्पाउस जाना है। उसको देखने के बाद हम ये सारा सजेस्ट करते हैं। तो ये जो केस स्टडी है उन बच्चों के लिए जो मेरे व्यूवर्स हैं या जिन बच्चों ने अभी इन कंट्रीज़ में जाना है तो उनको ये प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं। तो अगर आप इस टाइप की केस स्टडी रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह के केस स्टडी बहुत सारे मेरे ऑलरेडी चैनल के ऊपर हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन के चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।